स्टोरी लेवल सेकंड के अंदर इंडियन सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण यूनिट सिलेबस में दी हुई है। पिछला जो सीरीज़ निकली है, पिछला जो एपिसोड निकला है, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था भारतीय समाज की विशेषताएं असल में क्या हैं, और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस स्लाइड में आपके सामने आने जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इंडियन सोसाइटी या भारतीय समाज, ये दोनों ही लेवल पर, रीट के प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल, दोनों ही स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइएगा आज हम देखते हैं कि समाज का अर्थ और परिभाषा असल में क्या है। यदि हम भारतीय समाज के अर्थ और परिभाषा की बात करें तो एक कथन, एक कोटेशन हमारे सामने आती है लॉपियर की। इस बात को याद रखिएगा, लॉपियर ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। अंतः संबंध से मतलब होता है उनके बीच में जीवन जीने के लिए, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे उसमें मनोरंजन हो, चाहे किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हो, परस्पर मनुष्यों के बीच में जो अंतर संबंध के द्वारा जो सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, उनके जाल को ही समाज कहा जाता है। तो ये कथन है लॉपियर का। इसी प्रकार का एक कथन जॉर्ज सिमेल के द्वारा कहा गया है। इनका कहना है, जॉर्ज सिमेल का, समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतः क्रिया द्वारा इस संबंधित होते हैं। याद रखिएगा, समाज उन व्यक्तियों का समूह है जो अंतः क्रिया द्वारा संबंधित होते हैं। यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें इसी चीज़ पर तो आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अगला स्लाइड का हिस्सा यदि अपन देखते हैं, ये जो आपके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस ब्लॉक में, एक बार जो डिफिनेशन वाला जो टॉपिक, जो यूनिट है इसकी, समाज की परिभाषा और अर्थ वाला और विशेषताएं समाज की, इसको हम ठीक से देख लें। उसके पश्चात हम इन विभिन्न प्रश्नों पर अपना सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे इन पर, ताकि संबंधित जो क्वेश्चंस हैं किसी भी यूनिट से, वो एज इट इज़ आपके सामने आता चला जाए। तो अगला जो हिस्सा है इस स्लाइड का, आप अगली कोटेशन देखिएगा र्यूटर की। र्यूटर की कोटेशन बेहद महत्वपूर्ण है और इससे एक संबंधित प्रश्न हमें यहाँ पर देखना भी है। तो आपको बेहद ध्यान से इस बात को समझना है। समाज एक अमूर्त धारणा है। याद रखना, ये मूर्त और अमूर्त दो शब्द हैं। मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष, विजिबल, जिसे हम अपनी निगाहों से देख सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है इनविजिबल, अप्रत्यक्ष, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो र्यूटर का कहना है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के एक सदस्यों के मध्य, याद रखिएगा, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। बात वही आ रही है। तो र्यूटर ने अमूर्त संबंधों का जाल बतलाया है समाज को, यानी कि व्यक्तियों के सदस्यों के मध्य जो आपसी संबंधों के द्वारा जो अमूर्त अंतर संबंध स्थापित होते हैं, जो संबंध बनते हैं, उनकी जो संपूर्णता है। आप जानते हैं, एक मकान के निर्माण के लिए कारीगर की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, दरवाजे बनाने वाले कारपेंटर की आवश्यकता होती है, आर्किटेक्ट की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर मकान एक भवन मात्र है, ईंटों का ढांचा मात्र, हम ऐसा नहीं कह सकते। इसके निर्माण के लिए परिवार की आवश्यकता है। उसके अलावा इसके निर्माण के लिए जितने भी समाज के तमाम अंगों की जो आवश्यकता पड़ी है, उसके लिए जो संबंध स्थापित हुए हैं, आप चाहे खरीदारी के लिए जाएं, चाहे सलाह मशवरे के लिए ही लोगों के पास हैं, तो वो जो एक पूरा का पूरा जो कलेक्टिव, जो जिसे हम कह रहे हैं कि संपूर्णता का बोध कराती है, वही समाज है, ये र्यूटर। तो कुल मिलाकर हमारे सामने अब तक 2-3 बातें महत्वपूर्ण तरीके से आ चुकी है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। याद रखिएगा, समाज मात्र व्यक्तियों का समूह नहीं है। वो व्यक्ति या दो से अधिक वो व्यक्ति जो कि सामाजिक अंतर संबंधों की स्थापना अपने व्यवहार से नहीं करेंगे, तब तक उन 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह को हम समाज नहीं बोलेंगे। मैकाइवर, हमने कल तक, पिछले एपिसोड तक देखा है कि मैकाइवर को हमने बोला है सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक। ये प्रश्न आ सकता है कि मैकाइवर और पेज के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, मैकाइवर के द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उसका नाम क्या है? सोसाइटी। तो सोसाइटी नामक पुस्तक में मैकाइवर का कहना है कि समाज कार्यप्रणालियों एवं रीतियों की अधिकार सत्ता तथा पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव व्यवहारों के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। ये कथन है किसका? मैकाइवर का, जिन्होंने बुक लिखी थी सोसाइटी। अच्छा, हम एक बात तो देख चुके हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं।
अमूर्त अवधारणा है। समाज परिवर्तनशील होता है, यानी कि खंडित प्रवृत्ति का होता है। इसमें संगठन भी पाया जाता है, विघटन भी पाया जाता है, सहयोग भी पाया जाता है, यानी कि नकारात्मक और पॉजिटिविटी दोनों ही बातें हैं। इसीलिए समाज को हमने कहा है परिवर्तनशील व्यवस्था, जटिल व्यवस्था। दोबारा इस कथन को सुनिएगा। समाज कार्य प्रणालियों एवं रीतियों की अधिकार सत्ता। आप लोग जानते हो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो विवाह हो, किसी भी प्रकार की राजनीतिक संस्था हो, जो कि कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए हैं। इवन समाज के अंदर भी जो एक समाज पाया जाता है, जैसे जाट समाज, जैसे ब्राह्मण समाज, इनका भी अपना एक संविधान होता है, इनकी भी अपनी कार्य प्रणाली होती है। तो समाज इन तमाम सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणालियों एवं रीतियों की अधिकार सत्ता, और चूंकि इन समाजों के बीच में भी पारस्परिक कोलैबोरेशन पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हो यदि हम एकमात्र किसी हॉस्टल की बात करें, किसी भी एक जाति विशेष का कोई हॉस्टल है, तो उसमें खाना बनाने वाले जरूर नहीं कि उसी जाति के लोग होंगे, सफाई कर्मचारी उसी जाति के लोग होंगे, पढ़ाने वाले, स्टेशनरी प्रोवाइड करवाने वाले, कुल मिलाकर संस्था चाहे एक विशेष व्यक्तियों की सांस्कृतिक पहचान हो, लेकिन वो उस संस्था के जीवित रहने के लिए, उस संस्था के रन करने के लिए, उस संस्था के क्रियाशील होने के लिए समाज के सभी अंगों का, इवन उस विशेष जो सामाजिक जो पहचान वाली जो जाति के सदस्यों से निर्मित जो वो समाज है, उसके जीवित रहने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए समाज के प्रत्येक अंग का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान होता है। इसीलिए मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है, समझिएगा, समाज कार्य प्रणालियों, देखिएगा, समाज कार्य प्रणालियों एवं रीतियों की अधिकार सत्ता, उनके मध्य पारस्परिक सहायता की तथा अनेक समूहों एवं श्रेणियों की, अनेक समूहों तथा श्रेणियों की। आगे देखिएगा, नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की। आप लोग जानते हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा था, श्रेष्ठ समाज वो समाज माना गया है जो अपने सदस्यों पर न्यूनतम नियंत्रण रखता है। इसी से आदर्श राज्य की अवधारणा, कॉन्सेप्ट या संकल्पना भी निकलती है। श्रेष्ठ राज्य, श्रेष्ठ समाज वो है जो अपने सदस्यों पर एक प्रकार का इन्विजिलेशन या सुपरविजन रखे। कानून और भय का दंड ऐसा हो जो प्रत्यक्ष ना हो। नागरिक की शिक्षा, जो उनकी बुनियादी शिक्षा है, उसमें इस तरह के संस्कार डाले जाएं कि उन्हें गलत काम करने से खौफ हो। समाज का भय मैकेनाइज होना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि आप सर पर डंडा रखकर ही सदस्यों से सामाजिक नियमों, उसके स्थायित्व के लिए जो कानून कायदे बनाए गए हैं उनकी पालना करवाई जा सके। नागरिकों में वो भय अपने आप होना चाहिए, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, बदनामी का, गलत कार्य करने से बचने का। तो श्रेष्ठ समाज वो समाज होता है जो इस तरह का वातावरण पेश करता है जहाँ पर नागरिक खुद जिम्मेदार होते हैं और उन पर समाज की तरफ से कानून हो, चाहे दंड हो, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों जैसे पुलिस, उनका कम से कम नियंत्रण रखा जा सके। समाज नागरिकों के जीवन में कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप रख सके। तो इनका भी ये कहना है, मैकाइवर का भी, कि मानव व्यवहारों के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक सदैव परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। ये चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि मानवीय व्यवहार हर दिशा में, हर काल में एक जैसा नहीं रहता है, समय के अनुसार वो बदलता है। तो उसको नियंत्रित करने वाली जो परंपराएं होती हैं उनमें भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। तकनीकी का भी बहुत गहरा असर हम पाते हैं, बहुत गहरा असर तकनीकी का भी समाज पर पाया जाता है। इसीलिए हमने इस बात पर बेहद गौर देकर कहा है जो मैकाइवर अपने कथन में बोलता है कि समाज असल में एक परिवर्तनशील अंतर संबंधों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, विभिन्न सदस्यों के मध्य व्यवहार की एक परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है। इसी बात को मैकाइवर ने स्पष्ट किया है। आगे देखिएगा, ये फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं अपने साइड बाय साइड, इनको अभी अपन क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, आप लोग बीच में एक मैसेज पढ़ रहे हैं, आप ब्लॉग पर जाइए, जाकर वहाँ पर सर्च करिए, ध्यानपूर्वक नोट्स को पढ़िए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट अपना वहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपका मैसेज मुझे मिलता रहे। और वहाँ पर तो फिर मैं टेस्ट सीरीज वगैरह पूरा डालूंगा। एक बार एक कंटेंट, एक यूनिट पूरी हो जाए, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को अपन ध्यानपूर्वक देखते हैं कि ये क्वेश्चंस हमारी को कितना, हम स्वपरख जिसे हम कहते हैं, स्व अवलोकन, हम कितना ईमानदारी से कर पा रहे हैं।
यदि समाज की विशेषताओं की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, ये तो हमने एक अर्थ और परिभाषा आप लोगों के लेवल तक देखी है। यदि समाज की विभिन्न विशेषताओं की बात मैं करूं तो पहली विशेषता है कि समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है। समझिएगा, सार्वभौमिक अवधारणा का मतलब क्या था? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो कैसा भी परिवर्तनशील, कितना ही आधुनिक हो, कितना ही दकियानुसी रूढ़िवादी परंपराओं वाले मानव हैं, तो उनके बीच में अंतर संबंध अवश्य पाया जाएगा। अंतर संबंध पाया जाएगा, वही समाज है। तो मानव का जब से इस धरती पर इवोल्यूशन, जिसे हम बायो इवोल्यूशन कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, जब से मानव की गतिविधियां इस धरती पर हमने समझी हैं, तब से ही समाज पाया गया है। तो दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर हिस्से में मानव की जो भी गतिविधि है वो मिलकर समाज का निर्माण करती है। यानी कि समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है, यानी कि वैश्विक अवधारणा है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई भी सभ्यता, संस्कृति या मानवीय समूह नहीं है जहाँ समाज की अवधारणा नहीं पाई जाती हो। हाँ, उनका स्वरूप अलग अलग हो सकता है, उनके व्यवहार करने के प्रारूप, मानदंड, उनकी कसौटियाँ अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा, समाज एक प्रतिमान या एक व्यवस्था है, ना कि एक व्यक्ति। यानी कि क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये कि समाज, हम दो लोगों को खड़ा करके ये नहीं बोल सकते हैं कि ये समाज है, इन दोनों से मिलकर समाज बना ना। समाज सोसाइटी इज ए इंस्टीट्यूट, एक तरह की ये व्यवस्था है, प्रतिमान है, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंतर संबंधों से निर्मित जो अमूर्त सामाजिक ताना बाना बनता है सामाजिक संबंधों का, वो असल में समाज है। तो समाज एक सामाजिक व्यवस्था है, व्यक्ति विशेष नहीं है, एक इंडिविजुअल आप इसको वैयक्तिक संज्ञा नहीं दे सकते हैं। यह एक सामूहिक सामाजिक अंतर संबंधों द्वारा स्थापित एक अमूर्त व्यवस्था है। इसीलिए हमने कहा है, दूसरा जो बिंदु हमारे सामने आ रहा है कि समाज एक प्रतिमान है, समाज एक व्यवस्था है, समाज ना कि समाज एक व्यक्ति विशेष है। आगे देखिए, गिडिंग्स की बात की जाए, बेहद इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आप यहाँ पर पाओगे भी सही, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। बेहद महत्वपूर्ण है ये वाला जो तीसरा बिंदु जो हमारे सामने है। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये कहता है गिडिंग्स ने, समझिएगा, पारस्परिक जागरूकता जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल अवेयरनेस। पारस्परिक जागरूकता का मतलब है विभिन्न सदस्यों के मध्य इस चीज़ की एक चेतना पाया जाना कि कोई भी अस्तित्व की वैयक्तिक नहीं है। किसी भी व्यक्ति विशेष का अस्तित्व यदि वो जीवित है तो वो उसके अपने प्रयासों से नहीं है, उसकी अपनी एकल चेतना या एकल प्रयासों से नहीं है। यदि वो व्यक्ति समाज में जीवित है या जीवित है वो व्यक्ति, तो उसके जीवित रहने में पर्यावरण के विभिन्न घटकों, कारकों और उसके आसपास सराउंडिंग्स में जो लोग बाग हैं, उनसे उसने जीवित रहने के ढंग के लिए जो अंतर संबंध स्थापित किए हैं, इस वजह से वो जीवित है। इसी को गिडिंग्स ने कहा है रेसिप्रोकल अवेयरनेस, यानी कि पारस्परिक जागरूकता, समानता या सजातीयता। अब ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति विशेष हैं उसके सराउंडिंग्स में वो एक जाति विशेष के हों और उनमें एक सामूहिक चेतना, एक समान सांस्कृतिक चेतना और सभ्यता की वो पाई जाती है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन ये पारस्परिक जागरूकता समाज के निर्माण या समाज के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण कारक होती है। इस बात पर सबसे अधिक जोर जिस समाज शास्त्र के द्वारा दिया गया है वो है गिडिंग्स। तो गिडिंग्स का कहना है कि पारस्परिक जागरूकता अर्थात समानता या सहजातीयता, रेसिप्रोकल अवेयरनेस, समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, समाज के लिए एक आवश्यक हिस्सा है। गिडिंग्स कहते हैं कि समाज समान मानसिक चेतना युक्त व्यक्तियों का समूह है। दोबारा देखिएगा, गिडिंग्स जिन्होंने पारस्परिक जागरूकता, समानता या सजातीयता को समाज के लिए एक आवश्यक महत्वपूर्ण कारक माना है, उनका यह कहना है कि समाज, समझिएगा इस बात को, समाज समान मानसिक चेतना युक्त व्यक्तियों का समूह है जो समान मानसिकता से परिचित है, जो अपनी समान मानसिकता से परिचित है तथा इसमें वे आनंद महसूस करते हैं और इसीलिए सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिलकर कार्य करते हैं। आप समझ सकते हैं, जैसे कृषक समाज। अब कृषक समाज में एक सामूहिक चेतना अवश्य पाई जाएगी। बिल्कुल श्रम विभाजन है कि स्त्रियों को अमुक कार्य करने हैं, पुरुषों को अमुक कार्य करने हैं। फसल की कटाई के लिए सामूहिक चेतना उनमें पाई जाती है और उसके बाद फिर वो दिन भर अपना कार्य करने के पश्चात आपने ट्राइबल्स जो सोसाइटीज़ हैं, जो रूरल सोसाइटीज़ हैं, उनमें आपने देखा होगा उनके मनोरंजन के साधन भी कलेक्टिव होते हैं। वो आधुनिक सोसाइटीज़ की तरह नहीं होते हैं कि वो एक मोबाइल लेके कोना में अपनी गर्दन घुसा कर बैठे हुए हैं जी दिन रात एक फैमिली के अंदर, ना, वो चौपाल लगाते हैं, वो अपने सुख दुख की बातें भी कलेक्टिवली करते हैं। घर के अंदर भी
एक चूल्हे के आसपास इर्द गिर्द बैठकर ही वे फिर अपना सुख दुख बांटते हैं। तो ये एक मानसिक सामूहिक चेतना युक्त व्यक्तियों का समूह गिडिंग्स बोल रहा है, जिनमें पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है। उनका लक्ष्य क्या है कि वो मिलकर, गांव के अंदर आपने देखा होगा, एक व्यक्ति का दुख संपूर्ण गांव का एक दुख माना जाता है और एक व्यक्ति की खुशी संपूर्ण गांव की खुशी मानी जाती है। हम लोगों ने तो यहाँ तक हालत देखी कि गांव में यदि किसी बेटी के घर में बारात आ रही है तो पूरा गांव मिलकर चारपाई की व्यवस्था, बिछौनों की व्यवस्था, ओढ़ने के लिए चादर रजाई की व्यवस्था, और जिसे कहते हैं सेल्फ वॉलेंटियर, स्वयं सेवक के रूप में पूरा गांव उसके सहयोग के लिए आता था। क्योंकि चेतना क्या है कि इस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता घर के हर सदस्य, गांव के हर सदस्य, उस ग्रामीण समाज के हर सदस्य को पाई जाएगी। तो ये जो चेतना है, ये एक चेतना है जो समाज के हर सदस्य के मध्य इस रूप में उपलब्ध होती है कि आज हम दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो कल से हमें भी आवश्यकता पड़ेगी। आप यूं पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ना क्या फर्क पड़ता है। ये मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं और इसी को पारस्परिक जागरूकता बोला गया है गिडिंग्स के द्वारा। तो गिडिंग्स ने पारस्परिक जागरूकता को समाज का सबसे आवश्यक हिस्सा माना है। अगली विशेषता देखिएगा, समाज के निर्माण एवं स्थायित्व के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सदस्यों के मध्य अंतर संबंधों का होना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तथ्य इतनी बार आ चुका है कि अब आप कम से कम अपने जीते जी तो इस फैक्टर को, इस कारक को कभी भी नहीं भुला पाओगे। तो आगे देखिएगा, जो आपने देखा कि समाज के निर्माण एवं स्थायित्व के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कारक माना गया है वो है सदस्यों के मध्य अंतर संबंधों का पाया जाना। आप अब तक देख चुके हैं कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं जा सकती, देखी नहीं जा सकती, क्योंकि सामाजिक अंतर संबंधों को आप सिर्फ आपस में महसूस कर सकते हो जब आप किसी के साथ व्यवहार करोगे, बात करोगे, या सहयोग या विघटन, सहयोग, संघर्ष, जो भी भावना है, लेकिन वो संबंध पर टिकी हुई है। क्योंकि हम संबंधों को परिभाषित तो कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते कि ये संबंध देखिएगा समाज के अंदर। इसीलिए क्योंकि सामाजिक अंतर संबंध अमूर्त होते हैं, इनविजिबल, अप्रत्यक्ष होते हैं, इसीलिए समाज भी एक अमूर्त अवधारणा है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष की, देखिएगा, समाज में सहयोग एवं संघर्ष की भावना विद्यमान होती है। आप जानते हो जहाँ सहयोग होगा वहाँ मतभेद होगा, मतभेद होगा तो संघर्ष होगा, संघर्ष के बाद उनका सुलटारा होगा, निपटारा होगा, समाधान होगा। तो ये सहयोग और संघर्ष समाज में बराबर चलते रहते हैं। अब होता है कि एक पीढ़ी संघर्ष पर अपना अस्तित्व टिका हुआ मानती है, स्पेशली युवा पीढ़ी, क्योंकि रिस्क लेती है। वहीं जो बुजुर्ग पीढ़ी होती है वो समाधान, सुलह की तरफ आगे बढ़ती है। और इसीलिए जिसे हम यूथ और हम जिसे हम एक्सपीरियंस्ड जो जनरेशन होती है उनके बीच का जो एक बैलेंस होता है वही मिलकर समाज को हमेशा स्थायित्व प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष की भावना विद्यमान होती है। ये तो हर घर की अपनी एक कहानी है, क्योंकि यदि डाइवर्सिटी नहीं होगी तो जीने का आनंद नहीं आएगा। यदि अनेकता नहीं होगी, मतभेद नहीं होंगे, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद हमेशा विघटनकारी होता है और वो स्थायी विघटनकारी होता है। तो समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों की भावना विद्यमान होती है। समाज में एकता, समरसता एवं सहयोग, संघर्ष साथ साथ चलते रहते हैं। समाज में असमानता विद्यमान रहती है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी काबिलियत क्या है। जिसकी जैसी योग्यता होगी, जिसकी जैसी परिस्थिति होगी, वो वैसी भूमिका निभाता है, वो वैसे ही संसाधन जुटाता है अपनी क्षमताओं के अनुसार। जो जितना अपनी क्षमताओं का बेहतर पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए उनको अपने जीवन को जीने के ढंग में ढाल लेता है, वो व्यक्ति हमेशा समाज में संपन्न होता है, रिच होता है, रिचर होता है, रिचेस्ट होता है। वो समाज के बेहतरीन संसाधनों का उपभोग करता है, उसे हम अमीर वर्ग कहते हैं। और जो थोड़ा सा नाकाबिल होता है या असक्षम होता है उसे माध्यम बनना पड़ता है, जो योग्य व्यक्ति होता है उसके उपभोग करने के साधन के रूप में, और उसे फिर उतना ही मिलता है जितना कि वो लोग छोड़ देते हैं। आगे जाके कार्ल मार्क्स ने इस पर दास कैपिटल में, आप जानते हैं, श्रम विभाजन, क्लास स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी है। और ये बेसिकली सोसाइटी का हिस्सा, इसलिए तो फादर ऑफ द जो सोशलॉजी है ऑगस्ट कॉम्टे ने इसलिए तो कहा है, उनका जो कहना है असल में कि समाज क्या है। ऑगस्ट कॉम्टे को समाज का पितामह कहा गया है, याद रखिएगा। जबकि जो जीएस घुरिये है उन्हें भारतीय समाज का पितामह कहा जाता है। तो ये जो बात आ रही, समाज में असमानता विद्यमान रहती है,
ये बात वहीं से निकल रही है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने आगे जाकर इसी बात पर विशेष जोर दिया है। और मैंने एक जगह नोट में बहुत स्पष्ट तौर पर आपको मैटर दिया भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर इस बात को समझिएगा, इस नोट को बहुत स्पष्ट तौर पर। सोशियोलॉजी नामक शब्द का पहली बार प्रयोग ऑगस्ट कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 ईस्वी को, दोबारा देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी, इस बात को समझिएगा, सोशियोलॉजी नामक शब्द, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र इंग्लिश में, सोशियोलॉजी नामक शब्द का प्रयोग पहली बार ऑगस्ट कॉम्टे ने 22 दिसंबर 1838 को किया था। इसीलिए ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। पॉजिटिव फिलॉसफी, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी जैसी पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा लिखी गई है। और ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र के लिए कई संज्ञाओं का प्रयोग किया, जिनमें समाजशास्त्र को वो अन्य विज्ञानों की रानी, क्वीन ऑफ द अदर साइंसेज, अन्य विज्ञानों की रानी भी कहता है, सोशल फिजिक्स भी कहता है, और समस्त सामाजिक विज्ञानों की जननी भी कहता है, समस्त सामाजिक विज्ञानों की जननी भी कहता है। इसका कहना है कि सहयोग और संघर्ष की भावना असमानता को, और वही असमानता फिर सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जन्म दाती है। सामाजिक स्तरीकरण से हमारा तात्पर्य क्या है? सामाजिक स्तरीकरण से हमारा तात्पर्य होता है, आप लोग दोबारा देखिएगा, आप इस कोटेशन को पढ़िएगा कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि संबंध परिवर्तनशील होते हैं, और जो समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं वो समाज के अंदर जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका उपयोग वो अपनी काबिलियत के आधार पर करते हैं। इसमें कई लोगों को, सक्षम लोगों का उपभोग करने में साधन बनना पड़ता है, तो उनमें फिर कहीं ना कहीं असमानता, या कहना चाहिए कि हीन भावना की वो शिकार होते हैं, और फिर वो अपने अधिकारों की पूर्ति के लिए या अपनी हीन भावना को दूर करने के लिए कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, जिनमें हड़ताल हो सकती है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, मांगे मनवाने के लिए। इसी को तो कहा गया है कि इस वजह से फिर सोसाइटी के अंदर सहयोग और संघर्ष की भावना का जन्म होता है, सहयोग एवं संघर्ष की भावना का जन्म होता है। आगे देखिएगा, जो ये हम जो विशेषताओं की बात करते हैं उसी बात को फिर ठीक से समझ लीजिएगा। तो जो हमने कहा कि समाज में असमानता विद्यमान रहती है। असमानता का मतलब क्या है? कि समाज में अमीर, गरीब, संपन्न और विपन्न कई तरह के लोग पाए जाते हैं। सोसाइटी का कोई सा भी हिस्सा, समाज, किसी भी दुनिया के किसी भी समाज का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता है जहाँ पर हमेशा एक वर्ग के लोग, वो अमीर, हाँ वो एक समाज हो सकता है, समाज के अंदर भी एक समाज हो सकता है कि एक प्रकार के वेतन विशेष, श्रेणी विशेष, पद विशेष के लोग जैसे सिविल लाइन्स में रहते हैं, जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तो पक्की बात है उनको जो अलॉट किए गए जो भवन है वो एक जैसे होंगे, एक कलर के होंगे, उनको पहरेदार दिए जाएंगे, उनका वेतन भी लगभग एक जैसा होगा, उन सबके घरों के सामने आप गाड़ियाँ देखेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, उनकी लाइफ स्टाइल लगभग एक जैसी होती है। बाकी वो एक विशेष एक समाज की बात है, लेकिन एक समाज पूरे समाज का प्रतिबिंब नहीं होता है, वो एक समान सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब मात्र होता है, एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का वो एक प्रतिबिंब मात्र होता है। वो समाज के अंदर हर वर्ग का व्यक्ति, हर प्रकार की आर्थिक आय वाला व्यक्ति पाया जाता है, और वो असमानता को जन्म देता है, और इसी असमानता से फिर इनमें संघर्ष भी निकलता है और फिर सहयोग भी निकलता है, और वही सामाजिक स्तरीकरण का जन्मदाता होता है। इसको हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब क्या होता है? समाज के अंदर उसकी विशेषताओं के आधार पर, समाज के साधनों का उपयोग करने के आधार पर जो अनेक प्रकार के जो सामाजिक स्तर पाए जाते हैं, जातिगत हो सकते हैं, व्यवसायगत हो सकते हैं, धन आर्थिक आय के आधार पर जो हम देखते हैं, मकान की बनावट के आधार पर हम देख सकते हैं, बौद्धिक आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे कुछ मजदूर वर्ग होते हैं, कुछ प्रशासनिक वर्ग होते हैं, डॉक्टर वर्ग होता है, चिकित्सक वर्ग होता है। तो ये जो असमान, जो अलग अलग जो वर्ग पाए जाते हैं समाज में, वो सामाजिक असमानता को जन्म देते हैं, और उसी सामाजिक असमानता से फिर स्तर भिन्नता की चेतना या सामाजिक स्तरीकरण का जन्म होता है। क्योंकि सहयोग है अर्थात सदस्य अन्योन्याश्रित निर्भर होते हैं, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो। समाज का हर व्यक्ति आपस में गुथा हुआ होता है, कितना ही बड़ा अमीर व्यक्ति हो, लेकिन उसे सफाई का काम करवाना है तो वो खुद सफाई नहीं करेगा, पैसा देकर वो अपने यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को रखेगा। तो यानी कि उसको भी अपना जीवन जीने के लिए
चाहे निम्न तबका ही क्यों ना हो, उसकी आवश्यकता पड़ रही है। और यदि निम्न तबके को धन की आवश्यकता है तो उसको फिर साहूकार का मुंह ताकना पड़ेगा, चाहे वो ब्याज वगैरह कितने अधिक हो। कुल मिलाकर चाहे संघर्ष हो चाहे सहयोग हो, समाज के जितने भी सदस्य हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उपेक्षित हो चाहे अत्यधिक सम्मान प्राप्त हो, कहीं ना कहीं आपस में अंतर संबंधों द्वारा, अमूर्त संबंधों द्वारा गुथे हुए रहते हैं। यही सहयोग है, यही संघर्ष है, यही सामाजिक स्तरीकरण है, यही पारस्परिक जागरूकता, गिडिंग्स के शब्दों में यही सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यही एक प्रकार की सजातीयता की चेतना है। आगे देखिएगा, समाज संगठन विघटन की समूह होता है। समाज संगठन एवं विघटनकारी समूह होता है, अर्थात इसमें सदस्य घटते भी रहते हैं, जैसे कि मौत के जरिए, दुर्घटनाओं के जरिए, और बढ़ते भी रहते हैं विवाह और जन्म के जरिए। अर्थात समाज में हमेशा अखंडता का अभाव पाया जाता है। समाज कभी भी अखंडित नहीं होता है, वो बनता बिगड़ता रहता है। हम जानते हैं हर समाज की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है, हर समाज की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे कि हम कहते हैं अमेरिकी समाज अधिक मॉडर्न है, जबकि इंडियन सोसाइटी कहीं ना कहीं अपनी रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, परंपराओं से बंधा हुआ है। तो भारतीय समाज की सांस्कृतिक एक पहचान है, जैसे चाइनीज सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, जब सब कॉन्टिनेंटल जो सोसाइटीज़ हैं भारतीय उपमहाद्वीप की, उनकी अपनी एक पहचान है कि हम आज भी कहीं ना कहीं अपनी अर्वाचीन जो प्राचीन जो परंपराएं हैं उनसे कहीं ना कहीं हम गुथे हुए हैं, हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं वो मुक्त सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर कई तरह की प्रतिबंध और वर्जनाएं नहीं है। जिन चीज़ों को हमारे यहाँ पर हे दृष्टि से देखा जाता है, बुरी निगाहों से देखा जाता है, वो उनके लिए कॉमन सी बात हो सकती है। कुल मिलाकर हर सोसाइटी की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान होती है, और वो संस्कृति में भी मेरे लिए दूसरी सोसाइटी हीन भावना से हो, लेकिन उस सोसाइटी के सदस्यों के लिए तो वो समाज श्रेष्ठ है, बेहतर है। हो सकता है हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाए दूसरी सोसाइटी का, वो एक अलग बात हो सकती है। और चूंकि विभिन्न सोसाइटीज़ में भी आपस में संबंध पाए जाते हैं, दुनिया के किसी भी काल में व्यक्ति हमेशा ग्लोबल ह्यूमन रहा है। यदि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तब भी हमारी जो संबंध थे जल और थल दोनों के द्वारा, वो मिडिल ईस्ट या मध्य एशियाई समाजों के साथ थे। मेसोपोटामियाई समाज है, या पिरामिड सोसाइटी थी, आदि आदि। अगली विशेषता देखिएगा, समाज शास्त्र में समाज का अर्थ। आगे देखिएगा, समाज शास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं है। जब तक समूह अंतः क्रिया द्वारा संबंधित नहीं होगा, उसे समाज नहीं बोला जा सकता है। अर्थात किसी उद्देश्य, लक्ष्य की पूर्ति हेतु अंतः क्रिया द्वारा स्थापित संबंध के बिना हम समाज नहीं बोल सकते हैं। तो इस कथन से क्या सिद्ध हो रहा है कि समाज का अर्थ व्यक्तियों का समूह नहीं है। तब तक व्यक्तियों का समूह समाज नहीं कहलाएगा जब तक कि वो, चाहे सहयोग हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे किसी भी प्रकार का स्थिरीकरण हो, जब तक वो आपस में अमूर्त सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं करेंगे एक विशेष लक्ष्य की पूर्ति हेतु। वो लक्ष्य चाहे मनोरंजन की प्राप्ति हो, चाहे समय काटने का ही हो, चाहे बतियाने का ही हो, लेकिन उन संबंधों का पाया जाना अत्यधिक आवश्यक है। एक मैसेज आप लोग पा रहे हैं कि आप लोग इस तरह के तमाम नोट्स को कहाँ पा सकते हैं, अपने ब्लॉग पर जाकर पा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस चीज़ को। इसके बाद मैकाइवर पेज की जो पुस्तक है सोसाइटी, उसमें समाज की विशेषताएं क्या क्या दी हुई हैं, उनको मैं अगली स्लाइड में आपके सामने बिल्कुल क्लियर करूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चंस अपन ने साइड में दिए हुए उन्हें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को